दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के बिना लेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें सही सुमेलित नहीं है। इनमें से सही सुमेलित नहीं है। हम बात करते हैं, एक मैग्नेटिक सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट है और इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इन दोनों में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? रिलेक्टेंस, रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि आरएल रिलेक्टेंस मैग्नेट में होता है और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। परमियंस, रेजिस्टिविटी, ये सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, सुमेलित नहीं है। तो परमियंस, रेजिस्टिविटी सुमेलित नहीं है। जबकि एमईएमएफ, ईएमएफ ये सही है। फ्लक्स, करंट, और ये भी सही है। अब हम देखेंगे जो परमियंस होता है इसका अपोजिट होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी कि चालकता। क्लियर? और रेजिस्टिविटी का मैग्नेटिक सर्किट में जो होता है ये होता है रिलेक्टिविटी। क्या होता है? रिलेक्टिविटी। क्लियर? क्या होता है? रिलेक्टिविटी। तो परमियंस का रेजिस्टिविटी अपोजिट नहीं है, जबकि रिलेक्टेंस, रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट। एमईएमएफ, ईएमएफ। एमईएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फ्लक्स, करंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जबकि परमियंस और रेजिस्टिविटी नहीं होता। परमियंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है रिलेक्टिविटी। क्लियर? तो यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप एक बार देखिएगा। मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक दूसरे के सेम कौन है? क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फीडर का साइज निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये जो फीडर बनाए जाते हैं पावर हाउस से या जो सब स्टेशन से फीडर बनाए जाते हैं उपभोक्ता तक, ये जो फीडर की साइज होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है करंट पे। किस पे निर्भर करती है? करंट पे। फीडर का साइज जो डिपेंड है वो धारा पे निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी संस्थापन में लगा हुआ ऊर्जा मापक यंत्र यानी कि एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है? रिकॉर्डिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप, कंपेयरिंग टाइप। अब हम बात करते हैं, यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटीग्रेटिंग सही है। अब इंटीग्रेटिंग होता क्या है? इसको बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन प्रकार का। हम देखते हैं सबके घर पे एनर्जी मीटर लगा होगा। इसमें क्या होता है कि जब भी मीटर इंस्टॉलेशन होता है और जब तक लगा रहता है वो लगातार रीडिंग को पढ़ता रहता है और स्टोर करता रहता है। क्लियर? मतलब जब से लगा मीटर तब से वो रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ वो कुमुलेटिव भी करता है। डेली की रीडिंग उसमें जुड़ती जाती है। क्लियर? तो उसी को बोला जाता है समाकलन प्रकार या इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र। क्लियर? इसमें एनर्जी मीटर आता है। क्लियर? ये पूछता है इनमें से ऊर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र है? तो वो समाकलन या इंटीग्रेटिंग प्रकार का। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व किसके किसके बीच बनता है? ये जो वी कर्व बनता है वो किसके किसके बीच बनता है? फील्ड करंट और पावर फैक्टर, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट और सप्लाई वोल्टेज, एक्साइटेशन करंट और बैक ईएमएफ। तो यहाँ पे जो वी कर्व बनता है वो बनता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच। क्लियर? जबकि ये जो पहला ऑप्शन से दे रहा है ये बनता है इनवर्स वी। क्या?
इनवर्स बी के लिए। क्लियर? इनवर्स बी के लिए आपका जो सही है वो बनता है फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच। लेकिन यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है वी वक्र किसके बीच में है, तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा यंत्र एसी और डीसी दोनों परिपथों में लगाया जा सकता है? इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है जो एसी और डीसी दोनों प्रकार के परिपथों में लगाया जा सकता है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके जो सिंबल बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। एमसी का जो सिंबल बनता है इस तरीके से सी बनता है। क्लियर? और ये हो गया, ये सिंबल है एमसी का। लेकिन जब एमआई का पूछेंगे तो ये सिग्मा बन जाएगा और सिग्मा में और ये आई बन जाएगा, ये हो जाएगा एमआई टाइप का सिंबल। तो जब भी हम किसी मीटर को ध्यान से देखेंगे अगर इस तरीके से सिंबल बना है तो वो हम जानेंगे यह एमसी टाइप का है। और मूविंग आयरन में सिग्मा बना के उसमें आई बना दिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि यह मूविंग आयरन प्रकार का है। और जबकि मूविंग कॉइल टाइप का जो मीटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करते हैं। किस पे? सिर्फ डीसी पे काम करते हैं। जबकि मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। क्लियर? जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ये बात कर रहा है सिंगल फेज, ध्यान दीजिएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सेम पोलैरिटी, सेम करंट रेशियो, सेम वोल्टेज रेशियो, सेम केवीए रेटिंग। तो यहाँ पे जो सही है ऑप्शन नंबर 1 सही है, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की सेम पोलैरिटी होनी चाहिए जिसको हम समानांतर प्रचलन के लिए लगा सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आइए, कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा? कह रहा है कि कोई शंट मोटर एक हल्के लोड पर चल रहा है और फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, मोटर शोर करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, मोटर अधिक स्पीड हो जाएगी, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है आइए हम देखते हैं। क्योंकि एक फार्मूला होता है n समानुपाते 1/5। क्लियर? जो इसका चित्र बनता है कुछ इस तरीके से होता है। ये है आर्मेचर, ये शंट फील्ड और ये है आपका टर्मिनल। यदि यहाँ जो फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये अचानक वाइंडिंग खुल जाएगा तो ये फ्लक्स का मान हो जाएगा कम। जैसे ही फ्लक्स का मान कम होगा वैसे स्पीड का मान बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये संबंध संभाल के रखिएगा, n समानुपाते 1/5, जिससे अपना मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी क्योंकि फाई का मान कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये कह रहा है कि वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना यानी कि परास बढ़ाना है तो किसका उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर प्रतिरोध का, शंट का, कैपेसिटर का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है,
मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से ये वोल्ट मीटर है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, अधिक मान का वोल्ट मीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, उसी को बोला जाता है मल्टीप्लायर। क्लियर, यही रेंज बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के सीरीज में उच्च मान का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। लेकिन अगर सेम हम बात करते हैं, अगर एमीटर का रेंज बढ़ाना है, अगर एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो एमीटर के पैरेलल में क्या जोड़ते हैं, शंट जोड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पुट हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर, ये है आपका शंट रेजिस्टेंस। तो एमीटर का प्रास बढ़ाना है तो उसके पैरेलल में निम्न मान का प्रतिरोध यानी कि शंट जोड़ेंगे, जबकि वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाना है तो इसके सीरीज में मल्टीप्लायर यानी कि उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेगर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। ये जो मेगर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, निम्न प्रतिरोध नापने के लिए, इंसुलेशन का प्रतिरोध नापने के लिए, किलो ओम के प्रास में प्रतिरोध नापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए, और ये नापा जाता है मेगा ओम में। किस में नापा जाता है, मेगा ओम में। क्लियर, तो यहाँ पे मेगर की खासियत हम देखेंगे। ये जो मेगर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ये इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, और यह एक छोटा डायनमो होता है जिसको हैंडल उसका घुमाते हैं तो उसमें वोल्टेज पैदा होता है। क्लियर, अब उसके हैंडल को हम कितना भी तेज घुमाएंगे तो उसका जो स्पीड होगा वो 140 से 160 आरपीएम से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, 140 से 160 आरपीएम से ज़्यादा उसका एंगल घुमाने से उसकी स्पीड नहीं होगी, और इसमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती। क्या, इसमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट ये भी हो गया, इसमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती, और इसका जो आरपीएम होता है वो कितना होता है, 140 से 160 आरपीएम होता है। अब इसमें दो प्रकार के, एक ओम मीटर होता है और एक छोटा सा जनरेटर होता है। जो इसमें डायनमो के साथ साथ ओम मीटर होता है। क्लियर, डायनमो के साथ साथ क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, यह मेगा ओम में इंसुलेशन का प्रतिरोध नापता है। इसका स्पीड जो होता है मैक्सिमम 140 से 160 आरपीएम होता है। इसमें डायनमो और ओम मीटर से बना होता है। इसमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती। क्लियर, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सौर सेलों की आपेक्षिक दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। जो सौर सेल होते हैं उनकी जो दक्षता होती है वो कितना होता है, 5 से 10%, 25 से 35%, 45 से 60%, 70 से 85%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, 25 से 35% सौर सेलों की दक्षता होती है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो सौर सेल होता है, ध्यान दीजिएगा, सौर सेल जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन। ध्यान दीजिएगा, किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, जो एक अर्धचालक है। जो एक क्या है, अर्धचालक है। क्लियर, और ये अर्धचालक की एक विशेषता ये है कि यह जितना गर्म होगा, जितना तापमान बढ़ेगा, उसका रेजिस्टेंस का मान उतना कम होगा और धारा उतना ज़्यादा फ्लो होगा। क्लियर, ये संभाल के रखना। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।